जय हिंद। मॉडर्न लिटरेचर के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी हिंदी के बारे में, पढ़ा था बंगाली के बारे में और बात की थी उड़िया एंड आसामीज लिटरेचर के बारे में। मॉडर्न लिटरेचर की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे गुजराती के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे राजस्थानी के बारे में और फिर हम बात करेंगे सिंधी लिटरेचर के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे कश्मीरी के बारे में, पढ़ेंगे पंजाबी के बारे में और बात करेंगे मराठी लिटरेचर के बारे में। मॉडर्न लिटरेचर के बारे में पढ़ने के बाद हम बात करेंगे नेशनलिस्ट लिटरेचर के बारे में और फाइनली पढ़ेंगे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुजराती लिटरेचर के बारे में। और गुजराती लिटरेचर की कहानी क्या है? देखो, गुजरात के अंदर जब भक्ति मूवमेंट अपने पीक पे होगा, गुजरात के अंदर जब भक्ति मूवमेंट अपने टॉप पे होगा, तो कई सारे भक्ति सेंट्स जो हैं वो गुजराती लिटरेचर के अंदर खूब सारा कामकाज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 15th सेंचुरी के अंदर एक भक्ति सेंट हुए जिनका नाम था नरसिंह मेहता। और नरसिंह मेहता ने लॉर्ड कृष्णा की प्रेज में खूब सारे डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे। और ये जो डिवोशनल सॉन्ग्स थे, इनको नरसिंह मेहता ने लोकल फोक ट्रेडिशन के साथ में कंबाइन किया। तो 15th सेंचुरी में नरसिंह मेहता ने गुजराती लिटरेचर के अंदर खूब सारा कामकाज किया। फिर आगे चल के 19th सेंचुरी में एक और इंसान हुए जिनका नाम था नर्मद। और नर्मद ने गुजराती के अंदर खूब सारी पोएट्री को लिखा। नर्मद के अलावा इसी फेज के दौरान एक और इंसान देखने को मिलेंगे जिनका नाम था गोवर्धन राम माधव राम त्रिपाठी। और ये जो गोवर्धन राम माधव राम त्रिपाठी थे, इन्होंने खूब सारे गुजराती प्रोज को लिखा, कई सारे नोबल्स को लिखा। इनका एक गुजराती नोबल बहुत ही फेमस है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है सरस्वती चंद्र। इनफैक्ट ये जो सरस्वती चंद्र है, इसके ऊपर टीवी सीरियल भी बना है। तो अलग अलग फेजेस में गुजराती लिटरेचर के अंदर बड़े ही प्रोमिनेंट राइटर्स, बड़े ही प्रोमिनेंट पोइट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन गुजराती लिटरेचर अपने टॉप पे पहुंचेगा अंडर डॉक्टर के एम मुंशी। डॉक्टर के एम मुंशी के अंडर ये जो गुजराती लिटरेचर है, ये अपने टॉप पे पहुंचेगा, अपने पिनेकल पे पहुंचेगा। डॉक्टर के एम मुंशी का जो फाइनेस्ट काम है उसे क्या बोला जाता है? उसे पृथ्वी वल्लभ बुलाया जाता है। ये जो पृथ्वी वल्लभ है, इसको 1928 में किसने लिखा? इसको 1928 में डॉक्टर के एम मुंशी ने लिखा। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, आज का ये जो सेशन है, ये पूरे तरीके से फैक्चुअल सेशन है। कई सारे नाम आएंगे, उनके कई सारे काम आएंगे। अपने को बेसिक तौर पे वो नाम और काम याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल गुजराती लिटरेचर में एक जो नाम है नरसिंह मेहता, इसको याद रखो। एक ये जो नाम है गोवर्धन राम माधव राम त्रिपाठी, इसको याद रखो। इनका जो गुजराती नोवेल है सरस्वती चंद्र, इसका नाम याद रखो। डॉक्टर के एम मुंशी, ये तो प्रोमिनेंट है, और इनका जो फाइनेस्ट वर्क है पृथ्वी वल्लभ, इसको याद रखो। बेसिक तौर पे चीजें याद रखो। फिर इसके बाद बात आती है राजस्थानी लिटरेचर के बारे में। और देखो, राजस्थानी के बारे में जब भी बात होती है तो आज भी सिचुएशन ये है कि राजस्थानी में कई सारे डायलेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मेडिवल पीरियड के दौरान भी राजस्थानी में बहुत सारे डायलेक्ट्स देखने को मिलते थे। और मेडिवल पीरियड के दौरान राजस्थानी लिटरेचर में जो फिक्शनल राइटिंग देखने को मिलती थी, वो यूजुअली दो मेन फॉर्म्स में लिखी जाती थी। फिक्शनल राइटिंग में राजस्थानी लिटरेचर के अंदर मेडिवल पीरियड के दौरान दो मेन फॉर्म्स देखने को मिलते थे। कौन कौन से दो मेन फॉर्म्स देखने को मिलते थे? एक देखने को मिलता था दिंगल और दूसरा देखने को मिलता था पिंगल। दिंगल और पिंगल में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक तौर पे याद रखो कि मेडिवल पीरियड के दौरान राजस्थानी लिटरेचर के अंदर जो फिक्शनल राइटिंग है, उसमें दो मेन फॉर्म्स देखने को मिलते थे। कौन कौन से? एक दिंगल और एक पिंगल। राजस्थानी लिटरेचर का जो सबसे फेमस टेक्स्ट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ढोला मारू। ढोला मारू इज द मोस्ट फेमस टेक्स्ट अंडर राजस्थानी लिटरेचर। राजस्थानी लिटरेचर के लिए बहुत सारे लोगों ने खूब सारा कामकाज किया है। जैसे मीराबाई ने ब्रज भाषा में भगवान कृष्ण की प्रेज में खूब सारे डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे, जो कि अपने आप में बेहद पॉपुलर हुए। और राजस्थान में एक कल्चर और देखने को मिलता है, जो राजस्थानी स्टोरीज हैं, दे आर ओरल इन नेचर। उनको ओरली सुनाया जाता है। कौन सुनाता है? बार्ड सुनाते हैं, पोएट सुनाते हैं, और इनको सुनाते हैं वीर काव्य के थ्रू। बेसिकली राजस्थान अपनी वीरता के लिए जाना जाता है, तो जो वीरता की कहानियां हैं उनको ओरली गा के सुनाया जाता है इन राजस्थानी कल्चर।
अगर आप कभी राजस्थानी कल्चर को देखोगे, नोटिस करोगे, तो जो गांव होते हैं, जो कस्बे होते हैं, वहां पे जो पोएट्स होते हैं या जो लोकल सिंगर्स होते हैं, वो वीर काव्य को गाते हैं, वीरता की कहानियों को गाते हैं। हालांकि ये जो राजस्थानी लिटरेचर है, ये अपने आप में बेहद लंबा चौड़ा है, लेकिन हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो बेसिक तौर पे याद रखो कि एक तो जो सबसे फेमस टेक्स्ट है राजस्थानी लिटरेचर के अंदर, वो कौन सा है? वो है डोला मारू। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कामकाज किया है राजस्थानी लिटरेचर के लिए, फॉर एग्जाम्पल मीराबाई। फिर इसके बाद बात आती है सिंधी लिटरेचर के बारे में। देखो, सिंध, अगर आपको ज्योग्राफी की नॉलेज है, तो सिंध की लोकेशन कुछ ऐसी है कि इधर राजस्थान है, इधर गुजरात है। तो जो सिंधी लिटरेचर है, उसके ऊपर राजस्थान का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है और गुजरात का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सिंधी लिटरेचर के ऊपर राजस्थान और गुजरात दोनों का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और दूसरा, अगर आपको समझ में आता हो, तो पुराने टाइम में एक तरीके से ये जो सिंध वाला रीजन है, इट वॉज लाइक द एंट्री गेट टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जितने भी इस्लामिक रूलर्स आए, जितने भी इस्लामिक सेटलर्स आए, वो सबसे पहले सिंध के कांटेक्ट में आए, वो सबसे पहले सिंध में स्टैब्लिश होने की शुरुआत करेंगे। और इसलिए सिंधी लिटरेचर के ऊपर, सिंधी पोइट्री के ऊपर इस्लाम का और सूफिज्म का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। एक तरफ राजस्थान का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, गुजरात का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ से इस्लाम का और सूफिज्म का इन्फ्लुएंस जो है वो सिंधी लिटरेचर के ऊपर देखने को मिलता है। सिंधी के अंदर जिनको ग्रेटेस्ट पोएट कंसीडर किया जाता है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शाह अब्दुल लतीफ। शाह अब्दुल लतीफ इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ सिंधी। इनकी जो पोएम्स हैं, उनको इनके डिसाइपल्स ने कंपाइल किया, और ये जो कंपाइलेशन है, इसको क्या बुलाया जाता है? इसको शाह जो रिसालो बुलाया जाता है। पोएम्स के कंपाइलेशन को क्या बुलाया जाता है? शाह जो रिसालो बुलाया जाता है। और इस कंपाइलेशन को पब्लिश कब किया गया? 1866 में पब्लिश किया गया। तो शाह अब्दुल लतीफ इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ सिंधी, और इनकी पोएम्स के कंपाइलेशन को क्या बुलाया जाता है? शाह जो रिसालो बुलाया जाता है। इसके अलावा एक और बेहद फेमस पोएट हुए सिंधी के अंदर, पीर नूरुद्दीन। और पीर नूरुद्दीन के जो पोएटिक वर्सेस हैं, उनको क्या बुलाया जाता है? जिनांस बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? जिनांस बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। सिंधी लिटरेचर के ऊपर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है राजस्थान का, गुजरात का, इस्लाम का और सूफिज्म का। जो ग्रेटेस्ट पोएट हुए सिंधी में, वो कौन थे? वो थे शाह अब्दुल लतीफ। और शाह अब्दुल लतीफ की जो पोएम्स हैं, उनका कंपाइलेशन क्या बुलाया जाता है? शाह जो रिसालो बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। और मैं फिर कह रहा हूँ, बेसिक तौर पे ही इन चीजों को याद रखना, बहुत ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। एक एक दो दो नाम अगर याद रखोगे, तो कहीं अगर जरूरत पड़ी तो काम चल जाएगा, बाकी बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो, तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, गुजराती लिटरेचर की कहानी क्या रही, राजस्थानी लिटरेचर की कहानी क्या रही, और सिंधी लिटरेचर की कहानी क्या रही, वो हमने ब्रीफली समझ ली। अब बात आती है कश्मीरी लिटरेचर के बारे में। एक इंसान हुए जिनका नाम था राजनक शितिकंठ, और राजनक शितिकंठ ने एक बड़ा ही फेमस टेक्स्ट लिखा, जिसको बुलाया जाता है महानया प्रकाश। राजनक शितिकंठ ने एक टेक्स्ट लिखा, महानया प्रकाश। और ये जो महानया प्रकाश है, यहां से कश्मीरी लैंग्वेज का यूज देखने को मिलता है लिटरेचर के अंदर। तो ये अपने आप में प्रोमिनेंट है। महानया प्रकाश किसने लिखा? इसको लिखा राजनक्शतिकंठ ने। और यहां से लिटरेचर के अंदर कश्मीरी लैंग्वेज का यूज देखने को मिलता है। कश्मीर के अंदर वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क की अगर बात करें, ध्यान देना, कश्मीरी लिटरेचर की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं इन जनरल। कश्मीर के अंदर जो अर्लीस्ट वर्क देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है कल्हान का राज तरंगिनी। कल्हान ने राज तरंगिनी को लिखा 12th सेंचुरी में, और किस लैंग्वेज में लिखा था? संस्कृत में लिखा था। ये भी पार्ट है कश्मीरी लिटरेचर का, वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क है। उस दौर में कश्मीर के अंदर जो भी राजा महाराजा, जो भी डायनेस्टीज देखने को मिलती थी,
उनकी पूरी कहानी है राज तरंगिणी के अंदर। भक्ति मूवमेंट जब आया तो भक्ति मूवमेंट ने भी कश्मीरी लिटरेचर की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया, लेकिन जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, जो सिग्निफिकेंट स्प्रेड देखने को मिलेगा कश्मीरी लिटरेचर का, वो तब देखने को मिलेगा जब इस्लाम का अराइवल होगा, जब सूफिज्म का अराइवल होगा इन कश्मीर। 16th सेंचुरी में एक कश्मीरी मुस्लिम पोइट हुई जिनका नाम था हबा खातून, और हबा खातून इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। हबा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर बुलाया जाता है। इनफैक्ट हबा खातून ने कश्मीरी पोइट्री में लोआल को इंट्रोड्यूस किया। जैसे इंग्लिश में लिरिक्स होते हैं, वैसे ही कश्मीरी पोइट्री में लोआल, और लोआल को इंट्रोड्यूस किसने किया? हबा खातून ने किया। एंड हबा खातून इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। इसके अलावा एक हुए नूरदीन, या इनको नंद ऋषि भी बुलाया जाता है। और नूरदीन जो है वो कश्मीरी लिटरेचर में इस्लामिक और हिंदी एलिमेंट्स को एक साथ लेकर आएंगे। अब देखो, कश्मीरी लिटरेचर में एक तो कलहान की राज तरंगिणी अपने आप में बेहद फेमस है, दूसरा हबा खातून बिकॉज शी इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। ये दो नाम तो याद रखने ही रखने हैं। फिर इसके बाद बात आती है पंजाबी लिटरेचर के बारे में। और पंजाबी की जो अर्लीस्ट राइटिंग्स हैं वो बिलोंग करती हैं नाथ योगी एरा को। लगभग 9th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी एडी के बीच में जो नाथ योगी एरा देखने को मिलता है उसको बिलोंग करती हैं पंजाबी की अर्लीस्ट राइटिंग्स। ये जो पंजाबी लिटरेचर है इसमें दो मेजर स्क्रिप्ट्स देखने को मिलती हैं, एक पर्शियन देखने को मिलती है और दूसरी गुरुमुखी देखने को मिलती है। इस सब के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इनफैक्ट आदि ग्रंथ की अगर बात करें तो आदि ग्रंथ का जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी गई है? गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। इस सब के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। पंजाब में बड़े फेमस राइटर्स हुए, पोइट्स हुए, सिंगर्स हुए, जैसे हीर रांझा। हीर रांझा को किसने कंपोज किया? वारिस शाह ने कंपोज किया। हीर रांझा ये अपने आप में बेहद प्रोमिनेंट, बड़ा ही फेमस नोबल है, कहानी है। हीर रांझा किसने कंपोज किया? वारिस शाह ने इसको कंपोज किया। इसके अलावा बाबा फरीद हुए, एक बुल्ले शाह हुए, और बाबा फरीद ने और बुल्ले शाह ने सॉन्ग्स कंपोज किए, डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज किए, जिनको क्या बुलाया जाता है? काफी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? काफी बुलाया जाता है। भगत सिंह का रंग दे बसंती चोला अपने आप में बेहद फेमस है। इसके अलावा नोवेल्स लिखे गए, स्टोरीज लिखी गई, पोइट्रीज लिखी गई, और इसमें बड़ा ही प्रोमिनेंट काम किया अमृता प्रीतम ने। और अमृता प्रीतम ने अपने नोवेल्स में, अपने स्टोरीज में, अपने पोइट्री में विमेन का जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया। अमृता प्रीतम का एक बहुत ही फेमस नोवेल है जिसका नाम क्या है? पिंजर। क्या नाम है? पिंजर है। बेहद सिंपल। ये जो पंजाबी लिटरेचर है इसमें दो मेजर स्क्रिप्ट्स देखने को मिलती हैं, एक पर्शियन और दूसरी गुरुमुखी। हीर रांझा को किसने कंपोज किया? वारिस शाह ने कंपोज किया। बाबा फरीद और बुल्ले शाह, इनके जो सॉन्ग्स हैं उनको क्या बुलाया जाता है? काफी बुलाया जाता है या कैफी बुलाया जाता है। भगत सिंह का रंग दे बसंती चोला आज भी अपने आप में बेहद फेमस है, बेहद प्रोमिनेंट है। और एक बहुत ही फेमस विमेन राइटर हुई अमृता प्रीतम, जिनका एक फेमस नोवेल है पिंजर। बेसिक तौर पे बेसिक सी चीजों को याद रखना। फिर इसके बाद मराठी लिटरेचर। और देखो, मराठी लिटरेचर की कहानी शुरू होती है ओल्ड यादव डायनेस्टी से। जो पुरानी यादव डायनेस्टी हुआ करती थी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो ओल्ड यादव डायनेस्टी हुआ करती थी वहां से जर्नी देखने को मिलती है मराठी लिटरेचर की। मराठी लिटरेचर की फाउंडेशन रखी दो पंथों ने। एक का नाम था महानुभाव पंथ और दूसरा वरकारी संप्रदाय। वरकारी संप्रदाय के बारे में तो हमने पढ़ा भी हुआ है। महानुभाव पंथ और वरकारी संप्रदाय जो है वो फाउंडेशन रखेंगे मराठी लिटरेचर की। ये दोनों पंथ या संप्रदाय किससे इन्फ्लुएंस थे? नाथ पंथ से इन्फ्लुएंस थे। इनफैक्ट ये जो महानुभाव पंथ है इसकी फाउंडेशन किसने रखी? चक्रधर स्वामी ने रखी। कब रखी? लगभग 1100 से लेके 1200 के बीच में। तो मराठी लिटरेचर की फाउंडेशन किसने रखी है? महानुभाव पंथ ने और वरकारी संप्रदाय ने। अच्छा, मराठी के अंदर जो सबसे पहली बायोग्राफी लिखी गई उसका नाम क्या है? उसका नाम है लीला चरित्र। लीला चरित्र इज द फर्स्ट बायोग्राफी रिटन इन मराठी। किसने लिखी है?
ये लिखी है महिम भट्ट ने। किसने लिखी है? महिम भट्ट ने लिखी। कब लिखी? 1278 में लिखी। और ये बायोग्राफी किसकी है? ये चक्रधर स्वामी की बायोग्राफी है। यही चक्रधर स्वामी जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी महानुभाव पंथ की। तो लीला चरित्र इज द फर्स्ट बायोग्राफी रिटन इन मराठी। इसके अलावा महाराष्ट्र में कई सारे भक्ति मूवमेंट के दौरान फेमस सेंट्स हुए, जैसे एक ज्ञानेश्वर हुए, और ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र के अंदर कीर्तन की शुरुआत करी। ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी, और कमेंट्री लिखी मराठी लैंग्वेज में। इनफैक्ट मराठी लिटरेचर की अगर बात करें तो जो ओल्डेस्ट नोन फीमेल राइटर हैं उनका नाम है जनाबाई, और जनाबाई जो है वो लगभग 13th-14th सेंचुरी से ही बिलोंग करती हैं। नामदेव करके एक और बड़े फेमस भक्ति सेंट हुए जिन्होंने भगवान की प्रेज में अभंगास को लिखा। अभंगास क्या है? डिवोशन टू गॉड। अभंगास क्या है? भगवान की प्रेज में लिखे गए गीत। और नामदेव ये जो पीरियड में लिख रहे थे, इट इज द अर्ली पीरियड ऑफ मराठी लिटरेचर। लगभग 1200 से लेके 1350 एडी के बीच में ये जो मराठी लिटरेचर है इसका फर्स्ट या फिर अर्ली पीरियड देखने को मिलता है। लेकिन इस फर्स्ट अर्ली पीरियड के बाद लगभग 14th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी के बीच में मराठी लिटरेचर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन फिर एक सेंट आएंगे जिनका नाम है सेंट एकनाथ, जो कि पैदा हुए थे 1518 में। और सेंट एकनाथ ने एक बार फिर से ये जो मराठी लिटरेचर है इसको रिवाइव करने की शुरुआत करी। और फिर इसके बाद मराठी लिटरेचर का सबसे ब्रिलियंट फेज देखने को मिलेगा फ्रॉम दी 17th सेंचुरी। और इस ब्रिलियंट फेज में कई सारे बड़े बड़े पोइट्स देखने को मिलेंगे, जैसे रामदास देखने को मिलेंगे, तुकाराम देखने को मिलेंगे, मुक्तेश्वर देखने को मिलेंगे। सेंट तुकाराम जो है वो एक तरीके से मराठी लिटरेचर के अंदर ग्रेटेस्ट पोएट हुए। और सेंट तुकाराम ने अभंगास को कंपोज किया, भगवान के डिवोशन में अभंगास को कंपोज किया। इनका जो कामकाज है उसके कंपाइलेशन को क्या बुलाया जाता है? तुकाराम गाथा बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? तुकाराम गाथा बुलाया जाता है। सेंट तुकाराम के अलावा रामदास हुए, और रामदास ने 10 बोध को लिखा। 10 बोध को किसने लिखा है? रामदास ने लिखा है। और मुक्तेश्वर ने बहुत सारा कामकाज किया, साथ ही साथ महाभारत को मराठी में ट्रांसलेट किया। फिर भक्ति मूवमेंट के बाद अगर नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरफ आए तो बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिले, जिनमें एक बड़ा नाम है बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने एक मराठी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर शुरू किया था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था केसरी। तो महाराष्ट्र जो है वो सेंटर पॉइंट रहा भक्ति मूवमेंट के दौरान भी, नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान भी। इनफैक्ट बाल शास्त्री जमेकर, ये जो बाल शास्त्री जंबेकर हैं, इज नोन एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। और बाल शास्त्री ने दर्पण की शुरुआत की थी। कब? 6 जनवरी 1832 को। 6 जनवरी 1832 को दर्पण की शुरुआत किसने की थी? बाल शास्त्री जंबेकर ने की थी। और बाल शास्त्री जंबेकर जो है इज नोन एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। दर्पण क्या था? दर्पण वाज द फर्स्ट मराठी इंग्लिश फोर्टनाइटली मैगजीन। पहली मराठी और इंग्लिश की मैगजीन थी जो कि हर 15 दिन के बाद पब्लिश होती थी। तो मराठी, या ये कहें कि महाराष्ट्र के अंदर ये जितना भी कामकाज हो रहा है ये अपने आप में सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज ये जितने भी नाम हैं ये भक्ति मूवमेंट के दौरान भी बड़ा प्रोमिनेंटली पूछे जाते हैं। तो ये जो नाम है और इनके जो काम है इनको याद रखना। जैसे एक तो ये याद रख लो कि मराठी लिटरेचर की फाउंडेशन किसने रखी है? महानुभाव पंथ ने और वरकारी संप्रदाय ने रखी है। लीला चरित्र जो है वो पहली बायोग्राफी है जो कि मराठी में लिखी गई। ज्ञानेश्वर जो हैं उन्होंने भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी। नामदेव ने अभंगाज लिखे। एकनाथ ने, सेंट एकनाथ ने दोबारा से इस मराठी लिटरेचर को रिवाइव किया। सेंट तुकाराम, इनका जो कंपाइलेशन है कामकाज का उसको तुकाराम गाथा बुलाया जाता है। 10 बोध किसने लिखा है? रामदास ने लिखा है। बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर का नाम क्या था? मराठी न्यूज़पेपर का नाम क्या था? केसरी था। इसके अलावा बाल शास्त्री जमेकर, इन्होंने दर्पण की शुरुआत करी। दर्पण जो है वो फर्स्ट मराठी इंग्लिश फोर्टनाइटली मैगजीन थी। कब शुरुआत की गई? 6 जनवरी 1832 को। बेसिक। और ये बातचीत हो गई मॉडर्न लिटरेचर के बारे में। देखो, मॉडर्न लिटरेचर खत्म हुआ, मैं जाते जाते भी यही बोलूंगा, बेसिक तौर पे याद रखना। बहुत ज्यादा फोकस नहीं है यूपीएससी का इन टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन फिर भी ये चीजें काम आ जाती हैं कहीं ना कहीं रेफरेंस के तौर पे। तो उतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अब बात आती है नेशनलिस्ट लिटरेचर के बारे में।
जब नेशनलिस्ट लिटरेचर, या ये कहें कि जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस दौरान भी लिटरेचर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इसमें कई सारे सिग्निफिकेंट नाम हैं, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा, जो कि इनका बेहद फेमस नोवेल है। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक जर्नल की शुरुआत करी जिसका नाम क्या था, बंगा दर्शन। बंगा दर्शन और आनंद मठ, ये दोनों किसके काम है, बंकिम चंद्र चटर्जी के हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो बहुत सारे नोवेल्स लिखे, बहुत सारी पोएम्स लिखी, जैसे इन्होंने गोरा लिखा, इन्होंने गैर बैर लिखा। और रविन्द्रनाथ टैगोर, एक बड़ा यूनिक एस्पेक्ट है, दो कंट्रीज के नेशनल एंथम्स जो हैं वो किसने लिखे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। एक तो हमारी खुद की कंट्री का जनगण मन, और दूसरा बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला। ये दोनों नेशनल एंथम्स किसने लिखे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। भारत हिंदू हरिश्चंद्र, इनके बारे में पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा है। इन्होंने अंधेर नगरी नाम का एक प्ले लिखा, इन्होंने भारत दुर्दशा को लिखा। दादाभाई नेहरू जी ने किताब लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दादाभाई नेहरू जी ने ही ये जो थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ है, इसको प्रोपेगेट किया था। होपफुली आपको पता होगा कि थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है। अगर पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मॉडर्न हिस्ट्री के हमारे सेशंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, वहां पे बहुत ढंग से हमने इसके बारे में बात की है। आरसी दत्त ने एक किताब लिखी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 2 वॉल्यूम्स इन्होंने लिखे थे, इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री वाले सेशंस में। भगत सिंह के जो लेटर्स हैं, जो कि लाहौर सेंट्रल जेल से उन्होंने लिखे, उनका एक तरीके से कंपाइलेशन है। उस किताब को क्या बुलाते हैं, व्हाई आई एम एन एथीस्ट। तो व्हाई आई एम एन एथीस्ट, ये किसकी किताब है, भगत सिंह की है। सुभाष चंद्र बोस ने किताब लिखी, द इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल किसकी किताब है, सुभाष चंद्र बोस की है। जवाहरलाल नेहरू की एक बड़ी फेमस किताब है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, जेएल नेहरू ने लिखी। वीडी सावरकर साहब की एक बड़ी फेमस किताब है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को किसने लिखा, वीडी सावरकर ने लिखा। और महात्मा गांधी ने जो संस्कृत हाइम्स थे, उनको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। और ये जो ट्रांसलेशन है, इस किताब को क्या बुलाया जाता है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। महात्मा गांधी ने जेल के अंदर संस्कृत के जो हाइम्स हैं उनको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, और इस बुक को क्या बुलाया जाता है, इस बुक को सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन बुलाया जाता है। अब देखो, ये ऐसे नाम है कि आपको ऑलरेडी पता है। इंडियन स्ट्रगल किसकी किताब है, सुभाष चंद्र बोस की। या डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी किताब है, जेएल नेहरू की। या इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी किताब है, वीडी सावरकर की। व्हाई आई एम एन एथीस्ट किसकी किताब है, भगत सिंह की। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त ने लिखी है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है, दादाभाई नौरोजी ने लिखी है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन किसका कंपाइलेशन है, महात्मा गांधी ने इसको तैयार किया है। तो बेसिक तौर पर इन चीजों को याद रखना, ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें पता है, इनफैक्ट सारी पता होनी चाहिए इसमें। तो फिर इसके बाद बात आती है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। बहुत सारे इंडियन राइटर्स ऐसे हुए जिन्होंने इंग्लिश में भी खूब सारा कामकाज किया, इंग्लिश में भी खूब सारी लिटरेचर को लिखा। जो पहला एग्जाम्पल देखने को मिलता है इंग्लिश राइटिंग्स का बाय एन इंडियन, वो है द ट्रेवल्स ऑफ डीन महमूद। ये जो ट्रेवल्स ऑफ डीन महमूद हैं, इनको लिखा गया 1794 में। और किसने लिखा, इसको लिखा डीन महमूद ने। हालांकि लिटरेचर नहीं है, ये बेसिकली ट्रेवल अकाउंट्स थे। जहां भी डीन महमूद ने ट्रेवल किया उसकी जानकारी दी थी। लेकिन फिर भी जो पहली इंग्लिश राइटिंग देखने को मिलती है बाय एन इंडियन, वो है द ट्रेवल्स ऑफ डीन महमूद। राजमोहन्स वाइफ वॉज द फर्स्ट इंडियन नोबल इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो पहला इंडियन नोबल देखने को मिलता है वो कौन सा था, वो था राजमोहन्स वाइफ। और ये किसने लिखा था, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। कब लिखा था, 1864 में लिखा था। तो पहला इंडियन नोबल इंग्लिश में कौन सा है, राजमोहन्स वाइफ है। इसके अलावा अगर फीमेल लिटरेचर की बात करें तो बियांका या फिर यंग स्पेनिश मेडन, ये जो यंग स्पेनिश मेडन है इसको किसने लिखा, इसको तोरू दत्त ने लिखा। और ये पहला इंग्लिश नोबल था जो कि किसी इंडियन विमेन ने लिखा था। कब लिखा था, 1878 में लिखा था। इन जनरल अगर बात करें तो इंग्लिश में जो पहला इंडियन नोबल लिखा गया वो राजमोहन्स वाइफ था। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। कब लिखा था, 1864 में लिखा था। किसी फीमेल ने सबसे पहली बार इंग्लिश नोबल लिखा, वो कौन सा था, यंग स्पेनिश मेडन। किसने लिखा था, तोरू दत्त ने लिखा था। कब लिखा, 1878 में लिखा। बाकी आगे चल के इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी कई सारे फेमस इंडियंस हुए, जैसे दरोजी हुए, जैसे
माइकल मधुसूदन दत्त हुए, तोरू दत्त हुए, रोमेश दत्त हुए, अरविंदो हुए, सरोजनी नायडू हुई। और मॉडर्न टाइम्स में अगर बात करें तो सलमान रश्दी, अनीता देसाई, अरुंधति रॉय, शशि थरूर, ये बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं जो कि जाने जाते हैं अपने इंग्लिश लिटरेचर के लिए। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर खत्म हो गया। बेसिक तौर पे इस चैप्टर के बारे में जानकारी रखना। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो स्टार्टिंग में है, जैसे जैन लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, और फिर अपना जो अर्ली टाइम्स का लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर है, उसको ज़्यादा ध्यान देना। बाकी ये जो लास्ट वाला है इसको बेसिक तौर पे याद रखना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।